अस्सलाम वालेकुम। आज की असाइनमेंट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लॉ पे है और इसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं लेक्चर के, आज के लेक्चर के, वो मेरे अनपब्लिश्ड बुक छठा पार्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लॉ से हैं। इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है। अभी इन द स्टार्ट हम डॉक्यूमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अभी देखिए, डॉक्यूमेंट टू नो द लीगल मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वी विल कंसल्ट द फॉलोइंग प्रोविजंस टर्म्स ऑफ लॉ विद इन देयर इम्पोर्ट एंड एप्लीकेशन। अभी एक तो आया सेक्शन 29 पीपीसी, इसको हम पढ़ते हैं। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सबस्टेंस, अपॉन एनी सबस्टेंस। अच्छा, डॉक्यूमेंट मीन्स दैट शुड बी रिटन, इंडोर्स्ड, मार्क्ड, वॉट एवर में बी ऑन सब सबस्टेंस। लाजमी नहीं है कि वो पेपर हो, ऑन सम सबस्टेंस, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। दीज आर द तीन टर्म्स, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। तो लेटर्स क्या है? लेटर्स मीन्स डिजिट्स में जो आते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ यूनिट ऑफ अल्फाबेट्स। यूनिट्स ऑफ अल्फाबेट के अंदर ही आता है लेटर्स। वाई एस, यस, एन ओ, नो, दीज आर लेटर्स। एंड ओके, दीज आर द लेटर्स। आर फिगर्स, फिगर्स में क्या आता है? फिगर्स के अंदर जो आता है वैल्यू इन सम ऑफ द प्राइस, 50, 10, 20, द फिगर। एंड मार्क्स, और मार्क्स के अंदर क्या आता है? ऑफिशियली कॉइन्ड और मेटल्ड करेंसी, इट्स अ मार्क्स। Are by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter. अच्छा, evidence is underlined. We will focus on term evidence. Evidence is underlined क्योंकि इसके अंदर सेक्शन 29 और फिर 2B QSO हम पढ़ते हैं, फिर 360 जनरल क्लास एक्ट पढ़ते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने एविडेंस को अंडरलाइन क्यों किया। और फिर आगे इसके अंदर एक चीज आएगी इस जगह पे, जब ये खत्म हो रहा है यहाँ भी, इसकी जब QSO आएगा यहाँ खत्म होगा, तो एक टर्म ऐसा होगा जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। फिर इसके बाद आखिर में वो ऐसा एक टर्म आएगा जिसको भी मैंने अंडरलाइन किया है। फिर तीन जो है एविडेंस, ये और ये, वो ओपन हो जाएंगे। भाई लॉ मेकर्स ने क्या है और इनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करें और इसका इंपोर्ट हम किस तरह से लॉ के अंदर इम्प्लाई करें। अभी पहले आता है आर्टिकल 2B ऑफ QSO। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर्स एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose रिकॉर्डिंग दैट मैटर। यहाँ क्या आया? रिकॉर्डिंग। वहां क्या था? एविडेंस। यहाँ आया रिकॉर्डिंग। अब मैं बताऊंगा यहाँ रिकॉर्डिंग क्यों आया, वहां एविडेंस क्यों आया, लेकिन इस पढ़ने के बाद। नंबर 3 जनरल क्लास एक्ट, डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड any matter written, expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks. देखिए एक कॉमन थिंग इसके अंदर तीनों में, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, लेटर, फिगर्स और मार्क्स, तीनों में सेम थिंग आ गई, ठीक है ना। आर by more than one of those means which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। यहाँ एविडेंस आया, यहाँ रिकॉर्डिंग आया, यहाँ रिकॉर्डिंग आया। एक चीज आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ तीन प्रोविजंस के व्यू में डिस्कस करनी है। ये तीन प्रोविजंस डिफरेंट स्टेट्यूट हैं, एक पीपीसी से है, एक कानून ऑर्डर से है और एक जनरल क्लास एक्ट से है। लेकिन तीन प्रोविजंस का वर्चुअली जो इंपोर्ट है वर्ड्स का या मीनिंग का या उनकी लैंग्वेज की सेटिंग का या सीक्वेंस का, वो तो सेम है। तीन यानी प्रोविजंस के अंदर जो चीज आई वो सेम चीज की आई, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। मींस एविडेंस इज बेस्ड, डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, व्हिच आर दोस, ये है कि लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। अच्छा, अभी पॉइंट ये है जो यहाँ हम आए हैं, यहाँ एविडेंस आ गया, यहाँ रिकॉर्डिंग आ गया, यहाँ रिकॉर्डिंग आ गया। तो ये जो एविडेंस इसीलिए आया पीपीसी के अंदर, लॉ ऑफ पीपीसी के अंदर जब कोई डॉक्यूमेंट चैलेंज होता है तो दैट इज कम्स इन एविडेंस।
तो उसकी रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस होता है दैट कम्स इन एविडेंस मींस रिकॉर्डिंग इज लिंक्ड विद प्रूफ मींस फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज सम प्रूफ ऑफ रिकॉर्डिंग क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट है एंड व्हेन अनलेस एविडेंस इज रिकॉर्डेड इट्स लीगलिटी एंड एडमिसिबिलिटी कैन नॉट बी टेस्टेड इट्स लीगलिटी एंड एडमिसिबिलिटी shall be tested at the touchstone of evidence तो रिकॉर्डिंग इज अ प्री रिक्विजिट तो सिमिलरली इसके अंदर भी सेक्शन 316 जनरल क्लॉज एक्ट अभी यहाँ हम थोड़ी डिबेट करते हैं जिससे आप मजीद क्लियर हो जाएंगे हमारी डिबेट ये है कि डॉक्यूमेंट जो है वो हर स्टेट्यूट के अंदर हम ले आते हैं डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट जो भी सिविल के स्टेट्यूट्स हैं या क्रिमिनल के स्टेट्यूट्स हैं उसके अंदर आता है लेकिन मेन डॉक्यूमेंट का जो डेफिनेशन वो 3 इंस्टीट्यूट्स में आई है जिसमें डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है क्योंकि ये सेक्शन 29 में आ गया और ये आर्टिकल 2B QSO में आ गया और ये सेक्शन 316 जनरल क्लॉज एक्ट में आ गया और ये 3 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज हैं और 3 मीनिंग्स जो है इसकी आइडेंटिकल है तो इसका मकसद ये हुआ सिंपली अगर हम उसको उस पैरामीटर में देखें तो डॉक्यूमेंट अगर कोई क्रिमिनल लॉ के अंदर उसको हम चैलेंज करते हैं पीपीसी के अंदर तो पीपीसी के अंदर वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में आएगा फिर कोर्ट देखेगी कि डॉक्यूमेंट की लीगलिटी प्रोप्राइटी क्या है जीनियन है या फ्रॉडुलेंट है फिर कोर्ट उस तरह से उसको डिसाइड करेगी उस डॉक्यूमेंट की और कोई भी लॉ इसके बीच में इंटरवीन नहीं करेगा ठीक है नंबर 1 नंबर 2 डॉक्यूमेंट चूंकि डॉक्यूमेंट का तल्लुक डायरेक्ट प्रूफ से और एविडेंस से जाता है तो जो चीज प्रूफ और एविडेंस में जाए उसका तल्लुक एविडेंस एक्ट से है तो हम ये एक्सक्लूड नहीं करेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट एविडेंस एक्ट में डिफाइन है तो लिहाजा वो डॉक्यूमेंट जिस एंगल में या जिस पैरामीटर में एविडेंस एक्ट में डिफाइन है वो है यानी आर्टिकल 2B QSO अच्छा अभी क्योंकि ये QSO हमारा 1984 का है उससे पहले हमारा जो लॉ था वो था एविडेंस एक्ट 1872 1872 लेकिन ये जो पीपीसी है ये 1860 ये चीजें आपके लिए जरूरी है इसका मकसद ये हुआ कि यानी डॉक्यूमेंट को सबसे पहले जिस स्टेट्यूट ने डिफाइन किया वो पीपीसी है और उसके बाद एविडेंस एक्ट बाद में आया 1872 में आया फिर एविडेंस एक्ट के अंदर आया और आखिर में 1897 जनरल क्लॉज एक्ट में आया लेकिन पॉइंट ये है जब डॉक्यूमेंट पीपीसी के अंदर मौजूद था और डॉक्यूमेंट कानूनी शहादत आर्डर यानी एविडेंस एक्ट के अंदर भी था तो उस डॉक्यूमेंट को जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर लेके जाने की जरूरत क्या थी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज अ क्वेश्चन अंडर कंट्रोवर्सी अभी सिंपल पॉइंट ये है कि जब हम पीपीसी के अंदर उस डॉक्यूमेंट को ले जाते हैं तो इसका मकसद ये है कि वो डॉक्यूमेंट है जो फॉल्स है ये वो डॉक्यूमेंट है जो टेम्पर्ड है या ये वो डॉक्यूमेंट है जो मनोवर्ड है या ये डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर फॉर्जरीज है मीन्स ये चीजें होंगी उस डॉक्यूमेंट के अंदर तब उस डॉक्यूमेंट को पीपीसी के अंदर चैलेंज किया गया और उस पीपीसी के अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो अगर उसकी जीनियसनेस शेटर हो गई या कोर्ट ने उसको देखा कि इट इज नॉट जीनियन डॉक्यूमेंट और इट इज ऑब्टेन्ड अंडर सम इन्फ्लुएंस और बाय फ्रॉड or by other legal means then it will be taken punitive under PPC and conviction will be awarded तो इसका मकसद ये है कि डॉक्यूमेंट जो पीपीसी के अंदर है वो एक्सक्लूसिवली इट इज मीन्ड फॉर forgery and fraud and the person if it is established that this is the document which is false which was tempered which was maneuvered or which was forged और उसके अंदर यानी मैनिपुलेशन की गई तो वो डॉक्यूमेंट इज फ्रॉडुलेंट एंड फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी सजा होगी फिर और लिंक्स उसकी बहुत सारी बनती हैं तो भाई उसको इंड्यूस किया उसके लिए उसको फोर्स किया उसके लिए टेम्पटेशन दी उसके लिए क्या था या जिस तरह से
एक्सटॉर्शन है, उसके अंदर उसको कहा कि भाई आप इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दें, तो उसके पीछे फिर वो एविडेंस आएगी कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ ऑफेंसेस में, लेकिन उस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे कोर्ट उसको सजा देगी और उस डॉक्यूमेंट को प्रूफ के लिए कानून शाद ऑर्डर के पास नहीं भेजेगी कि भाई आप देखेंगे ये डॉक्यूमेंट जीनियन है या नॉन जीनियन है, डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड है या नॉन अटेस्टेड है, इसकी लीगलिटी प्रोप्राइटी कानून शाद ऑर्डर में आती है नहीं आती है, वो पीपीसी इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, सिर्फ ये चीजें देखेगा वेदर डॉक्यूमेंट इज फोर्ज्ड, फॉल्स, फैब्रिकेटेड, मनूवर्ड और टेम्पर्ड, वो सारी चीजें देखने के बाद उसको कोर्ट सजा देगी और फिर उस डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड करे, कैंसिल करे, कुछ भी करे, दैट इज अ सब्सिक्वेंट एज पर मेरिट ऑफ द केस। सिमिलरली कानूनी शाद ऑर्डर ने एक चीज उससे डिस्टिंग्विश कर दी कि भाई उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो चीजें हैं कि फ्रॉडुलेंट हैं, फोर्ज्ड हैं, मैन्यूअर्ड हैं, मैनिपुलेटेड हैं या टेम्पर्ड हैं, तो वो सारी चीजें तब पता चलेंगी जब ये रिकॉर्ड होगा। आफ्टर रिकॉर्डिंग, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, उसके बाद इट इज सब्जेक्ट टू रिकॉर्ड मींस एडमिसिबिलिटी एंड प्रूफ। अच्छा, अभी बात यह है कि जब पीपीसी के अंदर ये सेक्शन है डॉक्यूमेंट का और क्यूएसओ के अंदर ये डॉक्यूमेंट का यही प्रोविजन है, तो हम इसको किसके साथ लिंक करेंगे, इसको, इस प्रोविजन को इसके साथ लिंक करेंगे ना कि दिस प्रोविजन आर्टिकल 2B क्यूएसओ 1984 इज इन कंजंक्शन विथ सेक्शन 29 पीपीसी। नाउ आई एम कमिंग ऑन द टॉपिक। डॉक्यूमेंट है, हमें सिविल में कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो हमें प्रोड्यूस करनी है, लेकिन उसकी लीगलिटी और प्रोप्राइटी डॉक्यूमेंट की हम कहां से लें, कहां से उसकी डेफिनेशन को देखें? वेयर फ्रॉम वी फाइंड द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट? Could we revert back to the definition of PPC in civil matters? Answer is no. Could we rely the definitions of QSO in that civil matter? Answer is no, because this definition is exclusively meant for PPC. Then where shall we go? So then we will go to the General Clause Act. जनरल क्लॉज एक्ट में इसीलिए डिफाइन किया गया अदर देन पीनल लॉ, जो दूसरे स्टेट्यूट्स हैं वो जनरल लॉज को कंसल्ट करके डॉक्यूमेंट के इंपोर्ट को यहां से ले ले। अच्छा, ये तो चीज यहाँ एक चीज कॉमन है, क्लियर भी है कि भाई ठीक है, जनरल क्लॉज एक्ट एक जनरल है एंड इट अप्लाइज एवरीथिंग, इवन दिस जनरल क्लॉज एक्ट अप्लाइज टू क्रिमिनल, इट अप्लाइज टू सिविल, इट अप्लाइज टू कॉर्पोरेट, इट अप्लाइज टू कमर्शियल डिस्प्यूट्स, कमर्शियल लॉस, तो ये वो है, और इवन क्रिमिनल, तो ये वो लॉ है जनरल क्लॉज एक्ट का जो जनरल है एंड इट अप्लाइज एवरीवेयर इन सिविल एंड क्रिमिनल। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लॉ मेकर्स ने डॉक्यूमेंट को सीपीसी के अंदर क्यों नहीं डिफाइन किया, जबकि सीपीसी के सारे जो प्रोविजंस हैं वो डॉक्यूमेंट पे हैं। आपको मैं बताता हूं, अभी आप आए, लेट अस डिस्कस ऑन दोस propositions of law which are purely based on document. Article 13 CPC डॉक्यूमेंट, आर्टिकल 13 का जो टाइटल है आप देखेंगे वो है डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, impounding and return of the document. Court orders production of the documents. Court sees ensure admissibility and non-admissibility of the document. Court reject or allow exhibition and production of the document. Court allows production of the documents on the first hearing. Court orders impounding of the document and keeps the document custody of court. So series of the provisions are there. Section 13(1) कहता है कि document evidence to be produced on first hearing. If any person who is holding document evidence, he shall produce before the court on first hearing. और रूल 2 कहता है कि if any document which is not in custody or possession of any person and if it is misplaced at its subsequent event, it whatever is may be at subsequent time, if it is discovered or found, it can be produced, and that production with the meaning of Article 13 Rule 2 CPC is admissible, and the court will allow production of the document, and if you furnish sufficient cause for non-availability of the document at the time of first hearing.
कोर्ट विल कंडोन द डिले। अच्छा, रूल 3 कहता है कि रिजेक्शन ऑफ इररिलेवेंट और इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट, इफ यू file any document along with your evidence which is found irrelevant to the just controversy, in that case the document will be rejected by the court. And rule 4 कहता है endorsement of document admissible evidence, endorsement of document admissible evidence that is endorsed by the court. And rule 5 कहता है कि endorsement on copies of admitted entries evidence in the books accounts and record। तो ये है कि भाई उसकी जो भी अकाउंट बुक्स के होते हैं, फिर इसको हमने लिंक्स किया है बहुत सारे प्रोविजन से। ये इसको हमने लिंक किया है ऑर्डर 13 रूल 5 को ऑर्डर 7 रूल 17 से, और तीसरा जो उसका प्रोविजन है वो आर्टिकल 48। ये तीनों प्रोविजन साथ में हम पढ़ते हैं। एक तो है ऑर्डर 13 रूल 5 और ऑर्डर 7 रूल 17, और तीसरा है आर्टिकल 48। आप लिखें, ये तीन को मिलाकर पढ़ेंगे, एक सिग्निफिकेंस निकलता है। लॉ मेकर्स का इन तीनों प्रोविजन के पीछे डिफरेंट स्टेट्यूट्स में देने का मकसद क्या था, वो हम आपको आगे चलकर कहीं बताएंगे। आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि ये हमें सक्सेसफुली कवर करनी है। अच्छा, अभी ये इसके एक टोटल जो है वो 11 रूल्स हैं, और 11 रूल्स के अंदर सारे जो भी हैं कि भाई इंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स rejected as inadmissible in evidence, or recording of admitted and return of rejected documents. Court may order any document to be impounded, seized, or kept in custody of law that comes under Order 13, Rule 8. Rule 9 कहता है रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जब आप कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट देते हैं, कोर्ट कहती है ओरिजिनल सीन एंड फोटोकॉपी केप्ट ऑन रिकॉर्ड, ओरिजिनल रिटर्न बैक, वो है ऑर्डर 13 रूल 9। और रूल 10 के अंदर आता है कोर्ट में सेंड फॉर पेपर्स फ्रॉम इट्स ओन रिकॉर्ड्स और फ्रॉम अदर कोर्ट्स, क्योंकि कोर्ट जो है पाकिस्तान में किसी भी कोर्ट से और किसी भी इदारे से डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, लेटर लिखेगी, और उसका जो प्रोविजन है, दिस प्रोविजन ऑर्डर 13 रूल 10 इज लिंक्ड विथ रूल 163 163 ऑफ सिविल कोड रूल्स। 163 सिविल कोड रूल्स कहता है कि प्रोसीजर ऑफ कॉलिंग द रिकॉर्ड्स इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट, किसी भी कोर्ट की कस्टडी में हो, कहाँ से भी आप बुला सकते हैं। इवन चीफ कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास अगर उसकी कस्टडी में है तो आप हाई कोर्ट को लेटर लिखेंगे, दीज डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड टू दिस कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड these documents by deputing any official of your court। तो फिर वो कोर्ट आपको वो डॉक्यूमेंट्स भेजेगी। तो इस तरह से ये जो ऑर्डर 13 है उसके अंदर सारा डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन मजेदार बात यह है कि वो डॉक्यूमेंट का जो इंपोर्ट है, जैसे मैंने अभी बताया, वो डेफिनेशन क्लॉज में नहीं है। क्यों? देखो, हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टैट्यूट उसको सीरीज एंड मल्टीपल प्रोविजंस में डिफाइन करता है, और उसके अंदर उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती कि हम उसको डेफिनेशन क्लॉज में देकर उसका स्कोप महदूद करें। उसके लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। प्लेंट है, प्लेंट डेफिनेशन क्लास में नहीं है। प्लेंट का ऑर्डर 7 है, उसकी जगह पे 50 जगहों पे प्लेंट का यानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन प्लेंट डिफाइन नहीं है। रिटन स्टेटमेंट है, ऑर्डर 8 है, लेकिन रिटन स्टेटमेंट डेफिनेशन क्लास में नहीं है। इश्यूज हैं, इश्यूज का पूरा प्रोविजन है, लेकिन इश्यूज वहां नहीं है। तो इसी तरह से विटनेसेस का एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज है, वो पूरा ऑर्डर 18 उसके ऊपर है, और कोई भी प्रोविजन विटनेसेस का उसके अंदर नहीं है, डेफिनेशन क्लास के अंदर नहीं है। तो इसका मकसद ये हुआ कि लॉ मेकर्स ने वो चीजें जो बहुत जिसके ऊपर पूरा स्टैट्यूट बेस करता है वो डेफिनेशन क्लॉज में नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हर प्रोविजन डिफाइन करेगा, एक प्रोविजन पे हम डेफिनेशन पे उसके स्कोप को करते या उसको कंजस्ट नहीं करेंगे, हम उसका वाइड स्कोप रखेंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोविजंस की डिस्क्रिएशन जो है वो कोर्ट को दी गई है। कोर्ट किसी डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड करती है, कोर्ट किसी डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट करती है, कोर्ट कोई डॉक्यूमेंट एडमिसिबल करती है, कोर्ट कोई डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल करती है। तो उस डॉक्यूमेंट को इस सीपीसी के अंदर उसका क्या स्कोप रखें, इसका स्कोप तो रखा नहीं जा सकता। और एट द मोस्ट इफ सम इंटरप्रिटेशन नीडेड एट द हाई लेवल कि भाई डॉक्यूमेंट शुड बी इंटरप्रिटेड इन विद इन इट्स कॉग्निट सेंस,
तो लॉ मेकर्स ने कहा यू गैदर द रेफरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम जनरल क्लॉज एक्ट, इट विल आल्सो अप्लाई टू द सिविल सूट। तो ये इस तरह से डॉक्यूमेंट का जो एक इम्पोर्ट है जो सिविल में नहीं आया तो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चले, सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट। सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट ऑफ व्हिच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रजिस्टर्ड। कौन से? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट मींस टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो है वो है विल एंड समटाइम गिफ्ट, डेथ बेड गिफ्ट एंड विल, दीज आर कॉल्ड टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। उसके अलावा बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, all other instruments are non-testamentary instruments. Other non-testamentary instruments which purport operate to create, declare, assign, limit or extinguish whether present or future any right, title or interest whether vested or contingent of the value of 100 rupees and upwards to or in the immovable property, they require registration. वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर राइट क्रिएट हो, टाइटल शो करे, पार्टीज का इंटरेस्ट हो, आया वेदर दैट इंटरेस्ट इज वेस्टेड और दैट इंटरेस्ट इज कॉन्टीजेंट, तो वो अगर डॉक्यूमेंट के अंदर देखा जाएगा। जिस तरह से मैंने ये प्रॉपर्टी बेची, ऑफिस से किसी को दे दी, तो इसका मकसद ये है कि ये राइट है, मैंने ट्रांसफर कर दिया। उसके अंदर टाइटल था, वो टाइटल में ट्रांसफर कर दिया। और अगर मेरे किसी अटार्नी ने बेची, मैं कहीं बाहर एक कंट्री में बैठा हूँ, अटार्नी को ऑथोराइज किया कि इसको बेच दो, तो मेरा अटार्नी इसका इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ओनरशिप तो मैं करूंगा, ओनरशिप इज विथ मी एंड आई एम अब्रॉड। मैंने उसको पावर ऑफ अटार्नी दे दिया, पावर ऑफ अटार्नी के अंदर उसको यानी ट्रांसफर करने का पावर तो मैंने डेलीगेट किया, लेकिन उसको ट्रांसफर करने का पावर डेलीगेट नहीं किया, इंटरेस्ट मैंने डेलीगेट किया। भाई आपको मैं इंटरेस्ट डेलीगेट करता हूं, आप इसको बेचें। तो ये चीजें होती हैं जो लॉ के अंदर आती हैं। अभी सेक्शन 18 जो है वो आता है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, कि 18 सेक्शन कहता है मींस गिफ्ट, डेथ बेड गिफ्ट और विल, these are called testamentary instruments and they are excluded from registration, from the operation of registration within the meaning of section 17 of the registration act. लेकिन section 18 कहता है कि अदर यानी डॉक्यूमेंट्स ऑफ व्हिच रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल। कौन से ऑप्शनल? विल एंड गिफ्ट, अब दोनों की ऑप्शनल थी। वो आप अगर चाहें तो उसके लिए सेक्शन 18 में आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट अदर देन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट एंड विल, तो मैं वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी ऑप्शनल है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ लिखा गया है गिफ्ट एंड विल जो है वो यानी आप उनकी नहीं करा सकते, क्योंकि प्रोविजंस कंटेंट अंडर सेक्शन 17। लेकिन क्योंकि ऊपर का टाइटल है डॉक्यूमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, इनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आप ना कराएं, कंपलसरी नहीं है। तो अगर जो ऑप्शनल है अगर आप इसकी कराते हैं तो बहुत सारी जो गिफ्ट्स हैं वो रजिस्टर होती हैं, बहुत सारी विल्स जो है वो भी रजिस्टर होती है। मैं आपको बताऊं विल रजिस्टर होती है, लेकिन दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ द विल इज नॉट अंडर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट बट अंडर सेक्शन 18 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। नाउ आई कम ऑन 6th clause of the document, which is section 214 of the Stamp Act, that's the instrument. Instrument includes every document by which any right or liability is or purpose to be created, ट्रांसफर, लिमिटेड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिकॉर्डेड। अभी देखिए यहाँ एक चीज आपको क्लियर करता हूं जो आप समझेंगे। सेक्शन 214 स्टाम्प एक्ट में आया इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर नॉट कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स। और जो सेक्शन 214 स्टाम्प एक्ट है उसके अंदर जो डेफिनेशन आई है वो भी आई है इंस्ट्रूमेंट्स। और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो टर्म इस्तेमाल हुआ अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स नहीं आया, इंस्ट्रूमेंट्स। तो किसी जगह पे इंस्ट्रूमेंट आया, सिमिलरली आप जाएं उसके अंदर सेक्शन 39 स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंदर जाएं, लिखा हुआ है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। और आप आए सेक्शन 31 ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट, उसके अंदर लिखा गया है रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स।
तो इसका मकसद ये है कि इंस्ट्रूमेंट की रेक्टिफिकेशन हो रही है, इंस्ट्रूमेंट की कैंसिलेशन हो रही है, इंस्ट्रूमेंट की रजिस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन वो आगे कहते हैं दीज आर डॉक्यूमेंट्स। पहले वो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जब वो रजिस्टर हो गए तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड डॉक्यूमेंट? देखिए देखिए, मैंने पहले आपको बताया था, उसके अंदर जो टर्म्स आए थे वो तीन आए थे, लेटर्स, फिगर्स एंड मार्क्स। अगर ये व्हाइट पेपर है, बिल्कुल टोटल व्हाइट पेपर है, देखिए ना, इट इज अ व्हाइट पेपर। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये व्हाइट पेपर है, इज अ व्हाइट पेपर टोटल। आप देखिए स्क्रीन में, इट्स व्हाइट पेपर। अभी देखिए, ये देखा, मैंने पेंसिल से लिखा, दो लाइनें लगा दी। अभी जब ये दो लाइनें लगा दी तो इसका लीगल स्टेटस पता है क्या हो गया? नाउ इट इज डॉक्यूमेंट। इट इज डॉक्यूमेंट बट इट इज नॉट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। क्यों? इसके अंदर ये, अच्छा, अभी मैंने इसके अंदर लिखा अली हैदर कुरैशी, इट इज अ डॉक्यूमेंट बट इट इज नॉट इंस्ट्रूमेंट। अभी ये इंस्ट्रूमेंट कैसे होगा वो मैं बताता हूं। आई अली हैदर कुरैशी hereby acknowledge that I receive amount of rupees 5,000 from B in lieu of this or that consideration on this date or day of December 2020, अली हैदर कुरैशी। जब ये सारी चीज आ गई और मैंने सिग्नेचर कर दी, नाम लिखा, तो इट बिकम्स इंस्ट्रूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट है। दो और दो चार, इट इज अ डॉक्यूमेंट। लेकिन दो और दो चार क्यों हुए, उसके पीछे आप उसका पर्पस तो लिखेंगे, किस तरह से हुए, कोई यानी पर्पस होगा, कोई ट्रांजैक्शन होगी, आप उसको लिखेंगे। तो एक सेल डीड है, उसके अंदर वो पूरा आ जाता है ट्रांजैक्शन का, तो सेल डीड जो है वो है अपना इंस्ट्रूमेंट। हाँ, सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज आपके समझने की है, जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए पेश की जाती है तो वो इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, जो कंप्लीट डीड्स होती है ना। उसके अंदर भाई सेल डीड है, किस प्रॉपर्टी की है, किस कितने अमाउंट की है, और कितनी वर्थ और वैल्यू की है, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी की क्या है, कीमत उसके अंदर कितनी मिली, किस तरह से मिली और किस तरह से हुआ, और दोनों पार्टी ने सोच समझकर पूरा पैराग्राफ या ड्राफ्ट पढ़कर उसके नीचे सिग्नेचर की, और फिर अटेस्टेड विटनेसेस के भी सिग्नेचर हैं, उन्होंने भी उस ड्राफ्ट को पढ़ा और समझा, उसके बाद सिग्नेचर की। तो ये डॉक्यूमेंट नहीं, ये हो गया इंस्ट्रूमेंट। लेकिन चूंकि इंस्ट्रूमेंट की रजिस्ट्रेशन तो होती है, वहां डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेंगे, तो फिर ये जब कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। पहले ये का इट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये आपके लिए समझाना बहुत जरूरी था। अच्छा, अभी जिस तरह से आगे है कि यानी यहाँ स्टाम्प एक्ट के अंदर ही आया, इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट। तो उसके अंदर ये जो भी होगा, मीन्स उसके अंदर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट बाय व्हिच एनी राइट और लायबिलिटीज आर परपोज टू बी क्रिएटेड। लेकिन वो डॉक्यूमेंट तब ट्रीट किया जाएगा जब उसके अंदर कोई राइट या लायबिलिटी क्रिएट होगी। भाई डॉक्यूमेंट किसकी पर्पस के लिए है, फॉर व्हाट पर्पस दिस डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड, व्हाट इज ट्रांजैक्शन बिहाइंड दिस डॉक्यूमेंट, जब अनलेस दैट comes in the body of that document, it cannot be reckoned or termed as an instrument. तो ये आगे भी क्रिएटेड, ट्रांसफर, लिमिटेड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश्ड आर रिकॉर्डेड, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो वो इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड होगा एवरी डॉक्यूमेंट, ऐसे नहीं होगा। सेक्शन 30 पीपीसी, नाउ दिस इज लास्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। सेक्शन 30 पीपीसी कहता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished, or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not certain legal right. That's a valuable security. कोई ऐसी चीज है, मैंने चेक है, चेक जो है वो मेरा है, मेरे अकाउंट से पैसे जाएंगे, लेकिन मैंने आपको लिख कर दिया, आपका नाम उसके ऊपर आ गया, सिग्नेचर मेरी आ गई, और पीछे मैंने सिग्नेचर उसके ऊपर कर दी, लेकिन इट इज अ कार्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी। लेकिन उसके बाद जब मैंने आपको वो चेक दिया, आप प्रेजेंट करेंगे, आप उसके पैसे लेंगे, वहां मुझे कोई भी लीगल राइट उसके ऊपर नहीं रहेगा।
though it is my instrument, it is my security, it is my valuable security, it is my check, लेकिन उसके बाद उसकी मेरी अथॉरिटी खत्म हो गई जब मैंने आपको ट्रांसफर करके दे दिया। मीन्स उसके अंदर लिखा गया है कि which is are purpose to be document whereby legal right is created, extended, transferred, that is transferred, extinguished, legal right extinguish हो गया, are released, मैं रिलीज कर दिया आपके फेवर में, or whereby any person acknowledges, मैं acknowledge करता हूँ that he lies under legal liability or has not certain legal right, तो वो इस तरह से है, जब वो मैंने आपको ट्रांसफर करके दे दिया तो वो खत्म हो गया, इट इज कॉल्ड लीगल वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अभी जो इसका नेट जो कंक्लूजन है वो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ के अंदर डिफाइन किया गया। डॉक्यूमेंट सिविल लॉ के अंदर भी आ गया और डॉक्यूमेंट क्रिमिनल लॉ के अंदर भी आ गया। सीरीज ऑफ द प्रोविजन के अंदर डॉक्यूमेंट है, सिविल लॉ के अंदर उसकी अपनी एफिकेसी है, क्रिमिनल लॉ के अंदर उसकी अपनी एफिकेसी है। जब सिविल लॉ के अंदर हमने देखा कि ये डॉक्यूमेंट यानी सीज होता है, डॉक्यूमेंट इम्पाउंड होता है, डॉक्यूमेंट एडमिट होता है, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है, वो सारे कोर्ट्स के पावर्स हैं, तो उस डॉक्यूमेंट की एक पूरे यानी प्रोविजन सेक्शंस जो है वो उन्होंने उसके अंदर डाल दिए, वही डॉक्यूमेंट को डिफाइन करेंगे। उस डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को मुख्तलिफ स्टेट्यूट्स ने सिर्फ इसीलिए दिया कि भाई डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखें कौन कौन सी चीजें आती हैं। भाई उसके अंदर लेटर्स होते हैं, उसके अंदर फिगर्स होते हैं, उसके अंदर मार्क्स होते हैं। देखो इस तरह से स्टोन है, इट्स अ डॉक्यूमेंट। अगर किसी जगह पे ये देखो, यहाँ कोई बंदा अगर वहां फॉरेन जाता है और बाजू पे, यहाँ बाजू पे कुछ पेन से कुछ कोड से ऐसे लिख कर जाता है, जो यानी सीक्रेसी होती है कंट्री की, उसके अंदर अगर ये पकड़ा जाता है तो ये बाजू जिसके अंदर ये चीजें लिखी जाती हैं, इट्स अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर एक जो भी उसके अंदर होता है, इट्स अ डॉक्यूमेंट। स्टोन मेटेलिक उसके अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, इट्स अ डॉक्यूमेंट। और तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो डॉक्यूमेंट के तौर पर आती हैं। अगर स्टोन है, पुराना है, 500 साल का है, उसके अंदर सिर्फ एक लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट की एफिकेसी हर लॉ के अंदर डिफरेंट तरीके से दी गई है, जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और फिर उसकी एडजस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ चीजें हैं जो हम एक्सप्लोर करते हैं, और जो भी चीजें हम एक्सप्लोर की वो हमने आपके साथ शेयर की। हम आगे चलते हैं और आपको भी डेफिनेशन में ले जाते हैं डैमेजेस की। अच्छा, ये जो डैमेज है ये तो एक यानी किसी ने किसी का जैसे नुकसान कर दिया, भाई इसने मेरा डैमेज कर दिया, डैमेज कर दिया। इसका लीगल सेंस जो इस्तेमाल होता है वो बड़ा एक टिपिकल होता है, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, डैमेजेस जो हैं वो लॉस और हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी टू पर्सन, इंजरी टू पर्सन, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन, ये डैमेज हो गया। हार्म और लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी टू पर्सन, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन। जाती मुझे नुकसान दिया, मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान दिया या मेरी रेपुटेशन को नुकसान दिया, तो ये उसने जैसे डैमेज किया। डैमेजेस वैसे अभी कभी कभार ये कहते हैं कि डैमेजेस इतनी सीवियर और इतनी गहरी है डेप्थ में, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में कंपनसेट नहीं किया जाता। लेकिन मसला ये है, अगर वो कंपनसेशन के अंदर मॉनेटरी टर्म्स में कंपनसेट नहीं किया जाता, लेकिन उसका हल जो है किसी को सफर कराने का, वो भी यही है कि भाई इससे पैसे लो, और मॉनेटरी जो होता है लॉस उसका, और उस बंदे का मॉनेटरी गेन होगा जिसको वो डैमेजेस मिलेंगे, तो उस लॉस से वो यानी बिल्कुल उसको महसूस होगा, फिर वो आगे ऐसा काम नहीं करेगा। तो जो कंपनसेशन है वो दैट्स द बेस्ट वे। अच्छा, compensation in terms of money imposed by law for loss or injury that is awarded by the court, that cannot be awarded by the party, or sometimes party says ये जो नुकसान है ये हमें इससे दिलाया जाए, तो कोर्ट देखेगी कि इसके क्वांटम ऑफ लॉस का ये इतना बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि बहुत सारे किस्म हैं यानी डैमेजेस के, जिस पे हम आते हैं। Damages are the compensation in the form of a sum of money which the court
Awards for every injury or invasion of a right. Every injury or invasion of a right. The defendant is liable for natural and ordinary consequences of his act. ये है रेफरेंस फ्रॉम हाल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, अभी जो मैंने आपको ये बता दिया कि हाल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड के अंदर जो डैमेजेस आर द कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ अ सम ऑफ मनी which the court awards for every injury or invasion of a right. Injury or invasion. The defendant is liable for natural and ordinary consequences of his act. ये इसकी डेफिनेशन है हार्ट्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड। अभी देखिए इसके अंदर जो है वो ये है कि डैमेजेस जो हैं वो आर द कंपनसेशन द फॉर्म ऑफ अ सम ऑफ मनी। इट मींस डैमेजेस आर अवॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ मनी व्हिच द कोर्ट अवॉर्ड्स फॉर इंजरी और इन्वेशन ऑफ राइट। या तो इंजरी आपके यानी राइट की वायलेशन हो, जब राइट की वायलेशन हो तो फिर ये यानी इंजरी होती है। और जब फिजिकली कोई किसी को चाकू मारता है, खंजर मारता है या कुछ ऐसी ग्रीवियस हर्ट काज करता है, दैट्स आल्सो इंजरी। लेकिन दैट इंजरी इज ऑन पिनल इंजरी। और ये जो ये इसकी ये कंपनसेशन की या अपना डैमेजेस की, इसके अंदर इसके रेपुटेशन पे अटैक करना या कोई ऐसी चीज, वो सिविल इंजरी। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डैमेजेस: स्पेशल डैमेजेस, जनरल डैमेजेस एंड डिस्ट्रेस डैमेजेस। ठीक है ना? स्पेशल डैमेजेस नीड टू बी स्पेशली प्लीडेड एंड प्रूव्ड। स्पेशल डैमेजेस जो है वो नीड टू बी स्पेशली प्लीडेड एंड प्रूव्ड। वो कैसे? स्पेशल डैमेज है क्या, वो नीचे इसकी डेफिनेशन है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जनरल डैमेजेस आर क्लेम्ड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट आइटम्स एंड क्लेम्ड इन लंप सम एज नो डिटेल्स आर टू बी गिवन। स्पेशल डैमेजेस में आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे और जनरल डैमेजेस में आपको डिटेल्स देने नहीं पड़ेंगे। स्पेशल डैमेजेस में आपको एविडेंस देनी पड़ेगी, जनरल डैमेजेस में आपको एविडेंस देनी नहीं पड़ेगी। स्पेशल डैमेजेस जो है वो विजिबल तब होंगे जब आप उसके अंदर एविडेंस देंगे, और जनरल डैमेजेस जो है वो बगैर एविडेंस के विजिबल है। स्पेशल डैमेजेस आर डैमेजेस व्हिच आर प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ फिगर। भाई मुझे इसने नुकसान दिया, मेरी रेपुटेशन को उसने नुकसान दिया, लिहाजा मैं इसे 5 लाख क्लेम करता हूं। दैट इज इन टर्म्स ऑफ फिगर। जनरल डैमेजेस कैन नॉट बी स्टेटेड इन मनी इज वर्थ एंड इंक्लूड्स बॉडीली और मेंटली सफरिंग, लॉस ऑफ रेपुटेशन। वो कहते थे इसने मेरी लॉस रेपुटेशन का कर दिया, मैं मेरे जात पे इसने हमला कर दिया, इसकी मैं क्या कास्ट हूँ, ये तो मुझे इसने बर्बाद कर दिया, तो इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, अभी चूंकि इसके अंदर जो मेन चीज है जो आपको समझानी है वो ये है, जिसके अंदर पहले मैंने कहा था कि स्पेशल डैमेज जो है वो नीड टू बी स्पेशली प्लीडेड एंड नॉट प्रूव्ड। और जनरल डैमेजेस जो है वो है डैमेज लंप सम एंड नो डिटेल्स आर टू बी गिवन। देखिए स्पेशल डैमेजेस के अंदर एक बंदा है, उसको किसी ने डैमेज कर दिया, या उसके अंदर उसने भाई यानी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को किसी ने बंद कर दिया। अभी फैक्ट्री कुछ पैसे जनरेट कर रही थी, वो उसके पैसे बंद हो गए, तो उसके अंदर इसकी रेपुटेशन का सवाल था, इनकम का सवाल था। वो बंदा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, उसके वोचर्स बने, सारा सब कुछ बना, तो वो सारी एविडेंस आ गई। लेकिन एविडेंस क्या आ गई? वो बीमार हो गया। एविडेंस क्या आ गई? उसकी फैक्ट्री बंद हो गई। एविडेंस क्या आ गई? उसकी फैक्ट्री बंद है। एविडेंस ये आ गई उसकी फैक्ट्री इतना कमाती थी, वो अभी बंद है। अभी पॉइंट ये है कि अभी जिसके खिलाफ वो केस कर रहा है, जिसने वापडा के खिलाफ केस कर रहा है, उसने उसकी फैक्ट्री बंद की या उसने उसके अंदर फॉल्स एफआईआर जमा करा दी, सारी वो एविडेंस दे रहा है, और उसके अंदर वो जो क्लेम कर रहा है वो स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर रहा है। लेकिन जनरल डैमेजेस जो होते हैं, जैसे इसके अंदर आता है कि उसके एविडेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो कहता है कि ठीक है, सारा तो स्पेशल डैमेज तो मैंने आपको दिखा दिए, अभी जनरल डैमेजेस आप दिखा दें। भाई जनरल डैमेज में आपको क्या दिखा? मेरी एक वर्किंग कैपेबिलिटी थी, मैं डेली इतना कमाता था, डेली इतना मैं लिखता था, डेली मैं इतना लेक्चर डिलीवर करता था, इतनी मुझ में सलाहियत थी, मैं इतना काम करता था, अभी मैं कुछ काम नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया हूँ, क्रिपल्ड हो गया हूँ, डैमेज हो गया हूँ। मैं इसको जो है वो क्या डिटेल्स आपको दूं? तो फिर वो कोर्ट समझती है कि भाई ये वो डैमेजेस है जिसके तो डिटेल दे नहीं सकता। ठीक है, इससे भी और बेहतरीन और अच्छा एग्जांपल जो मैं आपको देता हूँ।
एक बंदा है वो कहता है कि सही मैं मेरी जो इसके अंदर जो जनरल जो डैमेजेस हैं वो अपने यानी रेपुटेशन के हो गए हैं, अभी रेपुटेशन के जो डैमेजेस हैं वो मैं क्लेम करता हूँ 1 करोड़। अब कोर्ट कहेगी भाई आप 1 करोड़ तो डैमेजेस क्लेम करते, आप की वर्थ और वैल्यू क्या है? बोला मैं मजदूर हूँ। तो मजदूरों कितना कमाते हैं? बोला 500। 500 रुपये आप डेली कमाते हैं और 1 करोड़ का डैमेज आप कोर्ट को आपको कैसे देगी? आप अपना वर्थ तो शो करे। आपकी क्या रेपुटेशन खत्म हो गई? आपका जनरल डैमेज क्या हो गया? आप कौन सा काम करते थे? आपने कौन से फिलॉसफी लिखी थी या क्या कुछ किया था जिससे आपका नुकसान हुआ? बोला कुछ नहीं। बोला मैं मजदूर हूँ। मजदूर हूँ तो आपके रेपुटेशनल डैमेज जो है जो जाहिर नहीं होते जिससे आप डैमेज हुए हैं उसकी वर्थ 5 करोड़ कैसे हो गई? इसकी वर्थ इतनी होगी जितनी आपकी डेली इनकम है। 500 है तो 500 आपको मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ डैमेज ऐसे होते हैं जिसके अंदर एविडेंस देनी पड़ती है और प्रूव करने पड़ते हैं, और कुछ डैमेज ऐसे होते हैं जो जिसके अंदर डिटेल्स नहीं देनी पड़ती, प्रूव नहीं देना करना पड़ता, कोर्ट खुद बिलीव करती है। अच्छा, स्पेशल डैमेजेस आर डैमेजेस व्हिच आर प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ फिगर, और जनरल damages cannot be stated in money's worth and include bodily or mentally suffering, loss of reputation। अच्छा आगे चलते हैं, एक और किस्म है डिस्ट्रेस डैमेज पीजेंट। अच्छा कुछ हमारे क्या है कि चूंकि हम बराड़ी के लोग भी हैं तो कुछ बराड़ी के अंदर कुछ केटल्स होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं, वो चराने के लिए ग्रेजिंग के लिए लोग बाहर ले जाते हैं। तो ग्रेजिंग वो एनिमल्स को पास ऑन होना पड़ता है लैंड से, फील्ड से, और फील्ड्स कल्टीवेटेड होती हैं, उसके अंदर कोई ग्रास होता है या कोई शुगर केन का क्रॉप होता है या कोई वीट का क्रॉप होता है। तो काफी जो ये केटल्स होती हैं, भैंसें कहें या काउस कहें, वो नुकसान करती हैं जमीनों का। उसके अंदर क्या होता है, या तो उनकी अपनी खुद जमीन हो या अगर किसी दूसरे के जमीन से वो पासान करते हैं तो कभी कभार उनका इतना नुकसान होता है तो फिर वो उसके केटल को बंद करते हैं, सीज करते हैं। तो फिर ये उसका लीगल प्रोसेस जो इसके अंदर दिया गया है वो ये है कि भाई आप हमें डैमेज जो है ना वो पे कर दें और उसके बाद हम आपको केटल को रिलीज करेंगे। ये वो चीज है डिस्ट्रेस डैमेज पीजेंट द रेमेडी by which the owner of the land may summarily seize cattle or other things without legal process and retain them till the amount of loss sustained by him on account of trespass on his land by the cattle other thing is paid by owner of the cattle or other thing। अच्छा अभी कुछ ऐसे डैमेजेस भी हैं जो अदर 4 kinds ऑफ डैमेजेस एज वेल, कंटेम्पचुअस डैमेजेस। अच्छा कंटेम्प्ट damages are awarded when it is considered that an action should never have been brought। अच्छा अभी कंटेम्प्चुअस damages है, इसका एक्शन नहीं आया, भाई किसी की रेपुटेशन पे हमला हो गया और उसकी जाति यानी इज्जत खराब हो गई, अभी उसने चैलेंज नहीं किए, वो ब्राड नहीं किए, अभी लाया है, तो वो कंटेम्प्चुअस damages कहलाएंगे। अभी लाया है नाउ, इससे पहले वो कभी नहीं लाया। नॉमिनल damages, nominal damages means a sum of money that may be spoken of but that has no existence in point of quantity। It may be 1 आना old and now 1 rupee। ये भी हो सकता है कोर्ट इसको ग्रांट करे, या 1 आना या 1 rupee। Another nominal damage, the plaintiff has not suffered special damage, such damages are awarded only to establish a right। जैसे देखिए ना, मैं आपको एक बात बताऊं, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप उसे समझ जाएंगे। जिस तरह से इलेक्शन के अंदर भाई एक बंदा है, उसको वोट वोट था, नादरा की दफ्तर में हो गया, उसने शनाख्ती कार्ड अपना दिया, 6 महीने हो गए, शनाख्ती कार्ड उसका नहीं बना, इलेक्शन आ गई, अभी उसने वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया, और उसने अपने लीडर को जो अपना उसका फेवरेट था उसको ये वोट नहीं दे सका, तो ये डैमेज हो गया। वो ये कहलाता है डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनम। ये जो इसका डैमेज हुआ, इंजरी जो हुई विदाउट डैमेजेस, नहीं उसका नुकसान नहीं हुआ, उसने जाकर केस दाखिल कर दिया कि भाई इनके एक्शन ने, इसके नादरा के एक्शन ने मुझे डैमेज कर दिया, मैं अपने लीडर को जिसको मैं बिल्कुल ज्यादा पसंद करता था, उसका मैं फॉलोअर था, मैं अपना वोट नहीं दे सका, 4 महीने हो गए उन्होंने मुझे शनाख्ती कार्ड इशू नहीं किया। अभी कोर्ट के अंदर केस चला, नादरा वाला आ गया, उन्होंने कहा कि इससे वोट से उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो तो 50,000 वोट से लीड से जीता, अगर ये वोट उसको देता तो इसका क्या फर्क पड़ता, ना देता तो क्या फर्क पड़ता। आप उससे पूछे इसका डैमेज क्या हुआ, वोट ना देने से कोई इसका 500, कोई 1000, कोई 5000 कुछ को कम हुए या कुछ क्या हुआ,
ऑन द कंट्री वो दिहाड़ी पे काम करता था, वो अगर दिहाड़ी पे चला जाता, वो 500 तो उसने खुद अपना नुकसान किया, डैमेज तो उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो उस बंदे ने कहा नहीं, डैमेज की बात नहीं, इंजरी मेरी एक फीलिंग्स है, मेरा वो लीडर था, मैं उसको वोट देना चाहता था, अगर आपका शनाख्ती कार्ड होता मैं उसका वोट देता। 50,000 से वो लीड से जीता, लेकिन एक वोट मेरा भी बढ़ जाता, एक नंबर मेरा भी बढ़ जाता। तो कोर्ट ने कहा ठीक है कि भाई उसका एक राइट था, आपने उस राइट से उसको महरूम कर दिया, आप महरूम कैसे करेंगे उसको? ठीक है, राइट तो उसका वोट का तो था ना, हाँ से राइट तो था, फिर आपने तो उसको प्रिक्लूड कर दिया ना। आप अगर टाइमली उसको देते, ये आपकी आर्ग्यूमेंट क्या है कि भाई वो 50,000 से जीता है, 50 से जीते या 1 लाख से जीते, ये तो उसका राइट था ना वो उसका देना। तो ये आपने उसको इंजूरियस कर दिया है, उसका डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन इंजरी ऐसी है जिसकी कोई कंपनसेशन नहीं, लिहाजा यू विल बी डब्ड विथ डैमेजेस। और इसके लिए अच्छा, अभी चूंकि उसको डैमेज तो कर दिया भाई, अलो कर दिया कि ठीक है डैमेज इसका हुआ है और हम डैमेजेस उसको इम्पोज करेंगे, लेकिन उस केस में जो डैमेजेस इम्पोज होंगे वो होंगे नॉमिनल, क्योंकि उसके अंदर 5 लाख तो नहीं होंगे, उसके अंदर तो हो सकता है 20 रुपया हो, उसके अंदर हो सकता है 500 रुपया हो। 500 रुपया कोर्ट इम्पोज करेगी, भाई ठीक है, आपका ये जो एक राइट स्टेब्लिश हुआ है कि भाई हमने इसको डैमेज को, आपके सूट को डिक्री कर दिया है, आपका ये राइट है जो हमने स्टेब्लिश कर दिया, दैट इज सफिशिएंट। तो ये नॉमिनल डैमेजेस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी का राइट स्टेब्लिश करते हैं, भाई राइट स्टेब्लिश हुआ, वाकई मेरे साथ एक ज्यादती हुई और उस ज्यादती से कोर्ट ने मुझे जो इंजरी हुई उससे मुझे कोर्ट ने रिलीफ दिया। तो ये होते हैं नॉमिनल डैमेजेस। अभी तीसरा जो है वो है सब्सटेंशियल और ऑर्डिनरी डैमेजेस। Substantial or ordinary damages are awarded where it is necessary to fairly compensate the plaintiff for the injury he is in fact sustained। यानी कोर्ट देखेगी कि वाकई ये जो प्लेंटिफ है उसने ये सस्टेन किया है या नहीं किया है, ये इट विल बी सीन बाय द कोर्ट कि वाकई इसने ये सस्टेन किया है या नहीं किया है। अच्छा, वो तो जनरल डैमेजेस होते हैं इस अपना, यानी जनरल और स्पेशल दोनों होते हैं कि यानी उसको प्लेंटिफ को कंपनसेट करना पड़ता है क्योंकि उसके पास एविडेंस भी होता है, हर चीज अवेलेबल होती है जिससे वो एस्टेब्लिश करता है। आखिरी जो है वो है एग्जाम्पलरी डैमेजेस। एग्जाम्पलरी डैमेजेस तो मैंने आपको पहले ही बताए थे कि एग्जाम्पलरी डैमेज अवॉर्डेड वेयर द रॉन्ग और इंजरी इज ऑफ अ ग्रीवियस नेचर done with a high hand, for example, gross defamation that is visible through newspaper or any clipping। तो भाई उसने उसका ग्रास एक डिफामेशन हो गया, उसको डिफेम कर दिया। सेडक्शन ऑफ अ मेन्स डॉटर, उसको वरला कर किसी की बेटी को ले गए और जाकर उससे शादी वादी की, उसके यानी इल्म के बगैर सब कुछ, यानी इस तरह से, यानी उसका डैमेज हो गया। तीसरा मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, उसको एक ऐसे केस में फंसाया जो झूठा केस था। The object of exemplary damage is to make a public example of the defendant to deter all other from the commission of similar acts। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने भी एग्जाम्पल डैमेजेस जो है वो अवार्ड किए हैं। क्या होता है अगर किसी के ऊपर कोर्ट ने 4 लाख रुपए का डैमेजेस फिक्स किया, तो फिर अगर वो कोर्ट चाहे तो उसको एग्जाम्पलरी भी बना सकती है, मींस दूसरों के लिए एक मिसाल के तौर पर। तो फिर उसको कहेगी कोर्ट नाउ दीज डैमेजेस आर आल्सो अवॉर्डेड एज एग्जाम्पलरी डैमेजेस, तो 4 लाख की फिगर डबल हो जाएगी, मींस वो 8 लाख की हो जाएगी। तो ये एक और भी डैमेजेस हैं जो क्रिमिनल के अंदर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन में सेक्शन 250 सीआरपीसी के अंदर लगाए जाते हैं, जैसे मैंने नीचे लिखा है सेक्शन 250 सीआरपीसी। और सेक्शन 250 सीआर फॉल्स फ्राइवोलस एंड वेक्सेशियस एक्यूजेशन, उसके अंदर ये लगते हैं। और फिर वो जो है ना वो देखा जाता है आया इस एसएचओ ने या इंस्पेक्टर ने या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये झूठी एफआईआर इसके खिलाफ कटी थी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, फिर कोर्ट उसके ऊपर यानी उसकी कंपनसेशन इम्पोज करती है, कास्ट इम्पोज करती है डैमेजेस के तौर पर, वो 25,000 की है। दैट इज प्रोपाउंडेड अंडर सेक्शन 250 सीआरपीसी।